हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2008 के मॉडर्न अलजेब्रा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है द रिंग z स्क्वायर रूट माइनस 11। ये जो रिंग दिया है ना, इस रिंग को मैं r से डिनोट करता हूँ ताकि बार बार बोलने में कंफ्यूजन ना हो। और ये दिया है z स्क्वायर रूट माइनस 11, ठीक है, इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है a प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस 11 सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर वाला जेड, ठीक है। तो और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखते हैं तो ये आएगा ए प्लस, देखो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 11, तो जब माइनस को बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1, और -1 की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। तो इसको मैं ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर रूट 11 सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो जो आर जिसको मैंने डिनोट किया हूँ, इस आर को आप ऐसे लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत, ये जो आर है, आर का मतलब जेड स्क्वायर रूट माइनस 11, इसको आपने डिनोट किया, ये सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये होता है आपका इंटीग्रल डोमेन। ठीक हो गया, ये आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा। और जो ये इंटीग्रल डोमेन है, वो ये पूछ रहा है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन होगा, कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, मैं ये प्रूफ करूंगा। और अगर नहीं है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ के आइएगा आप अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक बार देख लीजिए कि क्या होता है, ताकि मुझे यहाँ डेफिनेशन देने की जरूरत ना पड़े। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान रखिएगा, आपका जो इंटीग्रल डोमेन दिया है वो ये दिया है, इसको मत भूलिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। और इसको ओपन करने का तरीका भी दिमाग में रखिएगा। इसको ओपन करने का तरीका है ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर रूट 11, सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड। एक तो ये था, और दूसरा था ए प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस 11 सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड। इन दोनों को दिमाग में रखिएगा ओपन करने का तरीका। एक एलिमेंट में लेके आ रहा हूँ 15, जो ये आर से, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के लिए मैं क्या करूंगा, ए के रखूंगा 15 और बी को रखूंगा मैं 0, तो मिल जाएगा ना आपको 15 इजीली, ठीक है। तो और जो ये एलिमेंट है वो इसी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपने कहा ए और बी जेड में बिलोंग कर रहा है। देखो ए इज इक्वल टू 15 जेड है, जेड में बिलोंग कर रहा है, और बी इज इक्वल टू 0 ये भी जेड में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो 15 एलिमेंट है ये आर में बिलोंग कर रहा है। दूसरा, ये जो 15 है, जो भी आपने 15 माना, ये देखो नॉन जीरो एलिमेंट भी है साथ में, और नॉन यूनिट भी है साथ में। नॉन यूनिट, नॉन यूनिट मतलब इस 15 का इनवर्स इस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, उसको मैंने ए मान लिया कि 1 आ जाए, क्योंकि इसका जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस आर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1, क्योंकि 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट आएगा दोबारा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया आपका 1। तो मैं इस 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आएगा, देखो। और वो जो ए है, साथ में ए आर में बिलोंग भी करना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो वो क्या मिलेगा आपको, 15 इंटू 1/15 तो करोगे तभी आएगा 1। पर ध्यान रखो, जब आप a इज इक्वल टू 1/15 रखेंगे ना, तो ये r में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो 1/15 है, 1/15 को आप इसके फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/15 है। 1/15 को आप लिखोगे 1/15 प्लस 0 स्क्वायर रूट माइनस 11। और देखो, और जब आप ऐसे लिखते हो तब आप ये कहते हो कि a और b दोनों z के होने चाहिए, 1/15 z का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब 15 का जो 15 जो एलिमेंट है ये एक नॉन यूनिट है, मतलब 15 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन दिस इंटीग्रल डोमेन। तो आप एक एलिमेंट लेके आए 15, जो नॉन जीरो नॉन यूनिट है। यहां तक तो ठीक हो गया। अब जो ये 15 है, इसको देखो आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो 3 into 5 भी लिख सकते हो, और इसी 15 को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 11, ठीक है, और 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 11 लिख लिया आपने दोनों के फॉर्म में। और जो आपने ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये भी आर में बिलोंग करना कर रहा है, क्योंकि आर में बिलोंग करने के लिए ए और बी दोनों जेड से होना चाहिए।
यहाँ ए का काम कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है 1, है ना दोनों जेड से। ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ ए का काम कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है -1, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। और आपने जब 15 को 3 इंटू 5 लिखा, 3 इंटू 5 में ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3, बी इज इक्वल टू 0, तो 3 भी बिलोंग कर रहा है। और जब 5 की बात करूं तो ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 0, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 15 को आप दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखे और दोनों एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो। मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहूँ 3 इंटू 15 इज इक्वल टू, सॉरी, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट -11 और 2 माइनस स्क्वायर रूट -11। एक तो ये, दूसरी खासियत, आप जब प्रोडक्ट में लिख रहे हो 3 इंटू 5 तो ये भी इरिड्यूसिबल होना चाहिए, ये भी इरिड्यूसिबल होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर ऑलवेज इरिड्यूसिबल। और आप कहेंगे इरिड्यूसिबल होता क्या है? मान लो एक एलिमेंट ए है जो इरिड्यूसिबल है, इसका मतलब अगर आप ए को बी इंटू सी के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो या तो बी भी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा, दोनों में से कोई एक यूनिट होगा ही होगा। अब बात करते हैं 3 को। 3 को आप किस फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे? या तो 1 इंटू 3 लिखोगे या 3 इंटू 1 लिखोगे। तो देखो 1 एक यूनिट एलिमेंट होता है क्योंकि 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो है 1 खुद। ठीक है, यहाँ पर भी 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो खुद 1 है, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 एक यूनिट एलिमेंट है। अब बात करते हैं 5 की। 5 को भी आप 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 और 1 का इन्वर्स 1, तो 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी इरिड्यूसिबल, ये भी इरिड्यूसिबल। अब बचा इसको इरिड्यूसिबल प्रूफ करना और इसको इरिड्यूसिबल प्रूफ करना। ठीक है, इन दोनों में कोई एक मैं बता दूंगा। चलो पहला वाला मैं बता दूंगा और जैसे जैसे मैं कहूंगा दूसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, पर इसको इरिड्यूसिबल लास्ट में प्रूफ करेंगे, पहले थ्योरम प्रूफ, क्वेश्चन प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा 15 पे। तो 15 को आपने दो तरीके से लिखा, आइदर दिस और दिस। अगर ऐसे लिख रहे हो तो जब आप अलग अलग तरीके से जो लिख पा रहे हो तो यहां से मैं प्रूफ करूंगा कि 3 इज नॉट एसोसिएट्स ऑफ आइदर आइदर 2 प्लस -11 और 2 माइनस -11। मतलब 3 ना ही इसके एसोसिएट है और 3 ना ही इसके एसोसिएट है। देखो अब आता है कि एसोसिएट क्या होता है। एक नंबर है ए, ये एसोसिएट्स टू बी इफ देयर एग्जिस्ट यूनिट, जो भी रिंग है उसमें बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए इज इक्वल टू यू बी। मतलब अगर आप ए को इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो इसमें से एक एलिमेंट यूनिट होना चाहिए। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि 3 इज नॉट एसोसिएट ऑफ दिस। मान लो 3 इसके एसोसिएट है, इसका मतलब 3 को आप u एक एलिमेंट है डॉट 2 प्लस स्क्वायर रूट -11, क्या मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 को? अगर लिखूंगा तो u को मैं क्या लूंगा कि 3 को मैं दिस डॉट दिस लिख पाऊं। ये पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी लेके आओ, आप 3 को इसके प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। और वो जो u है ना चाहिए वो रिंग आर में होना चाहिए जो रिंग दिया है। इसका मतलब 3 ना ही इसके एसोसिएट्स है ना ही इसके एसोसिएट्स है। सिमिलरली 5 की बात करते हैं। सिमिलरली 5 इज नॉट एसोसिएट्स ऑफ आइदर दिस और दिस। इसका मतलब ये हुआ कि एक 15 था, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड, दो के प्रोडक्ट में लिख लिया अलग अलग। तो अगर लिख पा रहे हो तो 3 जो है या तो इसके एसोसिएट होगा या तो इसके एसोसिएट होगा। सिमिलरली जो 5 है या तो इसके एसोसिएट होगा या तो इसके एसोसिएट होगा। पर देखो 3 ना ही इन दोनों के एसोसिएट है, सिमिलरली 5 ना ही इन दोनों के एसोसिएट्स है। का मतलब ये हुआ कि आपका जो z गिवन है, z स्क्वायर रूट -11, या मैं रिंग आर से डिनोट किए, इट इज नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आपसे एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूएफडी की एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होगा कि अगर कोई फील्ड होता है, फील्ड अगर है तो वो यूक्लिडियन डोमेन है। यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है।
यूनिक फैक्टर डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन है। अब आपने कहा यूएफडी नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये फील्ड भी नहीं है, ये यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 जिसका ऑप्शन डी सही है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब मैंने एक चीज छोड़ा था कि इसमें से किसी एक को इरिड्यूसिबल दिखाना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट को लेके चल रहा हूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 11, इसको इरिड्यूसिबल प्रूफ करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये रिड्यूसिबल है, मतलब इसको मैं ए प्लस, तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 2 प्लस स्क्वायर रूट 11 इंटू आयोटा, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ए प्लस आयोटा बी इंटू स्क्वायर रूट 11 इंटू सी प्लस आयोटा डी स्क्वायर रूट 11। मैं ये प्रूव करूंगा कि अगर जब आप इस एलिमेंट को इसके और इसके फॉर्म में लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एटलीस्ट एक यूनिट है, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो नंबर है ये इरिड्यूसिबल है, क्योंकि इरिड्यूसिबल की खासियत क्या थी, ए एक एलिमेंट है, इसको आप अगर बी डॉट सी के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो या तो ये यूनिट होगा या फिर ये यूनिट होगा। अगर ऐसा है तो ए जो नंबर है ए इज इरिड्यूसिबल। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को इसके और इसके प्रोडक्ट में लिख लिया। और ध्यान रखिएगा दोनों नंबर, ठीक है, दोनों नंबर आपके रिंग में बिलोंग करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों रिंग में बिलोंग कर भी रहे। हेयर ए बी सी डी आपके रिंग का एलिमेंट होना, सॉरी जेड का एलिमेंट है। अगर ऐसा है तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट रिंग में है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट रिंग में है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड कंजुगेट लेता हूँ। तो कंजुगेट लेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट, क्योंकि जहाँ आयोटा होता है वहाँ माइनस आयोटा हो जाता है कंजुगेट लोगे तो, यहाँ पर भी वही होगा। तो ए माइनस आयोटा बी स्क्वायर रूट 11, ठीक है, और सी माइनस आयोटा डी स्क्वायर रूट 11। अब क्या करो, एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। लेफ्ट साइड जब प्रोडक्ट करेंगे 2 टू द 4 प्लस 11 आएगा, और जब राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर, दूसरा इसका इसके साथ तो सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर। तो मतलब 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, एक एलिमेंट है 15, इसको आपने दो के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। और 15 कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 1। और ये किसके इक्वल दिया है, ये ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहली पॉसिबिलिटी, ये जो नंबर है ये 3 की इक्वल है और ये जो नंबर है ये 5 की इक्वल है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब मैं दिखाऊंगा कि ये केस पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे कैसे, पहले वाले को देखो ध्यान से, क्या क्या बी पे क्या पॉसिबिलिटी हो। देखो बी अगर आपका जेड में बिलोंग कर रहा है तो या तो बी इज इक्वल टू 0 और बी नॉट इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं ले रहा हूँ कि बी इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 3, मतलब ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। पर ए और बी तो जेड में है, ए और बी दोनों जेड में है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप बी जीरो नहीं ले सकते। अब दूसरा केस हो सकता है बी नॉन जीरो हो। जैसे ही b को आपने नॉन जीरो ले लिया तो 11 बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपका स्ट्रिक्टली इज इक्वल टू, सॉरी, 11 बी स्क्वायर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 11, कि b को आप जीरो रख नहीं सकते और स्क्वायर हमेशा होता है पॉजिटिव, और b है इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 11, पर यहाँ देखो कह रहा है 3 की इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बी एक नंबर था जो जेड में बिलोंग कर रहा है, तो आपने दिखाया ना बी जीरो हो सकता है ना बी नॉन जीरो हो सकता है, इसका मतलब बी कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हट गया। अगर ये हट गया, सिमिलरली करके 5 इंटू 3 भी हट जाएगा। सेकंड केस, सेकंड केस देखो क्या बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो सकता है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ इस पूरे का, हाँ? और दूसरा क्या हो सकता है, एंड सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3।
आपने जैसे यहाँ 3 को रिमूव किया है ना कि 3 वाला केस नहीं हो सकता, सिमिलरली मैं दिखाऊंगा कि ये वाला केस नहीं हो सकता। देखो ये वाला केस आपने रिमूव किया था ना, ए और बी इंटीजर के थे, सिमिलरली यहाँ सी और डी इंटीजर के, तो ये केस भी नहीं हो सकता। सेम तरीके से जैसे आपने ऊपर डिस्कार्ड किया था। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, तो ये दोनों तो फेल हो गया, ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये दो हो सकते हैं, तो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब क्या हो सकता है, 11 प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर या तो 1 होगा, तो उस केस में सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए, इसको मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस स्क्वायर रूट 11 बी आयोटा इंटू ए माइनस आई स्क्वायर रूट 11 बी इज इक्वल टू 1, एंड ये साथ में जो ये चल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दो नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है और 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसका मतलब ये भी यूनिट, ये भी यूनिट। यूनिट एलिमेंट उसे कहते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो देखो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है, दूसरे तरीके से कहूं इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है। इसका मतलब अगर मैं ये वाला केस कंसीडर करूं तो उस कंडीशन पर आ रहा है ये यूनिट, मतलब ए प्लस आई स्क्वायर रूट 11 बी इज यूनिट, ये आपको यूनिट मिल गया। तो देखो, तो जब आप इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख रहे हो तो उस कंडीशन पे ये जो नंबर है ये आपको यूनिट मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा, अब तब आप केस ये बना रहे हो, अच्छा सेकंड वाले की तो मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे यहीं से मिल गया कि ये यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, चौथा केस, कि ये वाला केस, ये वाला केस का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 11 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एंड सी स्क्वायर प्लस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ऐसा है, अगेन इसको मैं स्क्वायर रूट आयोटा डी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, सी माइनस इंटू डी इज इक्वल टू 1। अगेन देखो एक दूसरे के यूनिट्स हो गए क्योंकि 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक दूसरे के यूनिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप इस नंबर को, कहाँ गया, जब आप इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको आप इसके प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे या तो ये यूनिट होगा या तो ये यूनिट होगा। तो जब आप कोई भी नंबर को किसी दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं और उसमें से एटलीस्ट 1 यूनिट है, तो वो नंबर होता है इरिड्यूसिबल। तो ध्यान रखिएगा ये नंबर है इरिड्यूसिबल। सेम तरीके से आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ ये वाला नंबर 2 माइनस स्क्वायर रूट -11, ये भी आपका एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो वीडियो मुझे लगता है पसंद समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।